चलिए आज हम लोग 40 प्रश्नों के लगभग 40 से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम। क्या है बालक? लिथियम। ऑप्शन नंबर 1। देखिए सबसे हल्की अगर पूछे, सबसे हल्की धातु, धातु हो जाएगा आपका क्या? लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। देखिए धातु यह हल्का है, इसलिए इसका प्रयोग कहां किया जाता है? मोबाइल की बैटरी बनाने में, मोबाइल की बैटरी बनाने में, साथ ही साथ आजकल जो व्हीकल्स बन रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें जो बैटरी यूज होता है वो किसका होता है? लिथियम बैटरी। अब देखिए लिथियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक तो हल्की है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ग्रहण बहुत तेज गति से करती है और इलेक्ट्रॉन को त्यागती है बहुत धीमा। यानी एक बार चार्ज कर दीजिए तो बैकअप क्या है? ज्यादा है। इसलिए आजकल लिथियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु हो गई लिथियम। अगर पूछा जाए सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व आपका है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। फिर पूछा जाए सबसे हल्की अक्रिय गैस, हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कौन है? हीलियम। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायर में। वायुयान के टायर में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। चलिए फिर पूछा जाएगा सबसे भारी, सबसे भारी तत्व ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन है? ओस्मियम। सॉरी, सबसे भारी तत्व नहीं, सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। चलिए लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं अगर ध्यान में है, नहीं रहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। IRNSS यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा संचालित कक्षा में कितने सफल उपग्रह हैं? यानी जीपीएस। देखिए हम लोग के मोबाइल में जीपीएस होता है ना, जीपीएस का पूरा रूप होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग अपना लोकेशन क्या करते हैं, किसी को शेयर करते हैं या किसी का लोकेशन हम खुद देख सकते हैं। तो इसके लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है कहाँ? अंतरिक्ष में, पृथ्वी कक्षा के ऑर्बिट में क्या करते हैं? मूव करते हैं। देखिए इसी के कारण हम लोग अभी मौसम के पता चल जाता है कि 3 घंटों में मतलब जिलों में यहाँ बारिश होगा, तूफान आने वाला है, सब सूचना मिल जाता है ना, किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ देखिए सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो सवाल है कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कितने उपग्रह छोड़े जा चुके हैं? तो देखिए छोड़ा गया है 8। छोड़ा गया है कितना नेविगेशन के लिए? 8। लेकिन कार्यरत सफल जो है वो कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। नेविगेशन सिस्टम में टोटल 7 गो आपके क्या हैं? सैटेलाइट अभी कार्य कर रहे हैं, जो क्या करते हैं बाबू? जीपीएस का काम करते हैं। किसी भी चीज को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीले तारे साइरस या सिरियस को क्या कहा जाता है? तो सिरियस को डॉग स्टार कहा जाता है। डॉग स्टार। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सिरियस को कौन सा? डॉग स्टार। तो सवाल होगा कि सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा तारा सूर्य है। सबसे बड़ा तारा सूर्य, सूर्य है। ओ, सबसे बड़ा तारा सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। है कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक किसे कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब कंपाउंड या यौगिक बनता है। यानी अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित। अगर अनुपात निश्चित नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर यानी मिश्रण। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? यौगिक है। और यौगिक का छोटा कण क्या कहलाता है? यौगिक का छोटा कण अणु होता है। छोटा कण अणु। अब देखिए अणु की पहचान, यानी अणु का
और गुण, इसका गुण क्या है? तो अणु जो होते हैं ना स्वतंत्र अवस्था में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणु जो है, परमाणु वो किसका? तत्व का सबसे छोटा कण, तत्व का सबसे छोटा कण होता है आपका कौन? परमाणु, ठीक है ना। और परमाणु स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना। चलिए परमाणु, अब देखिए जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, कौन? जॉन डाल्टन। उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1913 ईस्वी में, सॉरी 1913 कह रहे, 1911 में रदरफोर्ड ने, किन्होंने? रदरफोर्ड ने परमाणु को विभाजित कर दिया। परमाणु को क्या कर दिया? विभाजित। और परमाणु के नाभिक की खोज की थी। पूछेगा सवाल कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। अब कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किन्होंने? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस दो चीज में, एक एटॉमिक में यानी नाभिक में, सॉरी परमाणु में, और दूसरा सेल यानी कोशिका में। तो कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन अगर सवाल पूछे परमाणु के नाभिक खोज रदरफोर्ड। कब किए? 1911। जब देखिए ये क्या किए थे कि सोना के पेड़ पर बीटा किरणों को क्या किए, हाँ जब डाले तो देखा उन्होंने कि कुछ जो है कण जो है, जो बीटा कण के जो प्रकाश है वो क्या रहे हैं, कुछ सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ वहां से विचलित हो जा रहे हैं, कुछ जो है जिस दिशा में से गए तो उसी दिशा में वापस लौट गए। तो देखिए कुछ विचलित हो रहे हैं, यानी वहां पे कोई चार्ज जरूर है, या तो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है ना। और जो रिटर्न आ रहा है यानी वहां पे कोई ठोस चीज है, तो वही ठोस चीज क्या था? न्यूक्लियस यानी नाभिक, ठीक है ना। तो देखिए प्लस और माइनस का कंसेप्ट है, ठीक है ना। आवेश चार्ज दो होता है ना, प्लस और माइनस। तो हम रदरफोर्ड ने बताया कि तीन कणों में इनको क्या कर दिया? डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, परमाणु के तीन कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्लियर है? ये अस्थाई कण है, ये तीनों क्या हैं? अस्थाई हैं। और अस्थाई भी तीन कण होते हैं। अस्थाई कितने कण? तीन। कौन कौन? कौन कौन है बताए? अस्थाई तीन कण। अस्थाई में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अस्थाई में पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और है पाई मेसॉन, पाई मेसॉन। चलिए इनके खोजकर्ता को थोड़ा समझ ले। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। चलिए पॉजिट्रॉन एंडरसन, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन, न्यूट्रिनो पाउली और पाइमेसॉन यूकावा के द्वारा खोजा गया। क्लियर है? तो सवाल है यहां पे कि कार्बोहाइड्रेट जो यौगिक है इसमें किसका किसका मिश्रण है भाई? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन। COH, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका रेशियो है 1:2:1। ये ध्यान में रखेंगे, पूछता है सवाल कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? कार्बन होता है 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 1, यानी 1:2:1। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य को क्या मिलती है? तत्काल ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आशुत जल का पीएच मान। आशुत जल यानी डिस्टल वाटर, डिजिटल नहीं डिस्टल, डिस्टल वाटर का पीएच मान होता है 0। क्या होता है? सॉरी मिस्टेक 7 होता है। क्या होता है? 7। न तो यह अम्ल होता है और न ही क्षार होता है। क्लियर है? ना ही ये क्षार है और ना ही ये अम्ल है। कोई दिक्कत? न तो अम्ल है ना क्षार। 7 से अगर कम रहेगा पीएच मान तो क्या हो जाएगा? अम्ल। और 7 से ऊपर रहे तो क्षार, क्षारीय हो जाएगा। चलिए पीएच स्केल की खोज किन्होंने की थी? पीएच स्केल, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। किन्होंने? सोरेनसन।
चलिए पीएच स्केल का जो मान होता है 0 से लेके कहां तक, 14 तक, 0 से लेके 14, बीच में 7 है। चलिए 0 से 7 के बीच में अम्ल और 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। क्लियर है? और 7 पर कोई भी चीज क्या हो जाएगा? उदासीन। जिसका पीएच स्केल पर मान 7 आ जाए वो क्या हो जाएंगे? उदासीन। तो सवाल है अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर, उसका पीएच मान 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी स्थान के वायु प्रदूषण के स्तर का परीक्षण किया जाता है तो आमतौर पर PM 2.5 शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये 2.5 जो है ये क्या है? ठीक है ना? तो पहले तो हम PM समझेंगे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। PM का अर्थ होता है पार्टिकुलर मैटर। बाबू ध्यान दीजिए, पार्टिकुलर मैटर होता है। इसका मतलब सुने होंगे आप लोग न्यूज में कि दिल्ली में हवा में प्रदूषण क्या है? ज्यादा है। तो यही पार्टिकुलर मैटर को मापा जाता है। अगर पार्टिकुलर मैटर 2.5 से नीचे जा रहा है, 2.5 से नीचे, तो समझिए कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस है। अब ये 2.5 क्या है? तो ये प्रदूषक का आयाम है। प्रदूषक का आयाम मतलब है कि 2.5 माइक्रोन से छोटा, 2.5 माइक्रोन से छोटा अगर कण है तो आसानी से फेफड़ा में जो हमारे छिद्र होते हैं उसमें जाकर के चिपक जाएंगे, हमें हमारे फेफड़े को क्या कर देंगे? संक्रमित कर देंगे, जिससे कई सारी गंभीर बीमारियां होंगी। तो जब हवा में जो पार्टिकुलर मैटर PM अगर 2.5 और इससे क्या हो जाए? नीचे, तो समझिए कि हवा बहुत क्या है? प्रदूषित, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। यानी छोटे छोटे पार्टिकुलर मैटर इसमें क्या है? आ चुके हैं, जो सांस के माध्यम से, ये नासिका छिद्र जो है हमारा, उसमें जो बाल है उसमें भी रुकने वाले नहीं हैं। बहुत छोटे साइज में, 2.5 माइक्रोन से भी नीचे इनका आकार, तो आसानी से कहाँ चले जाएंगे? श्वसन क्रिया के द्वारा फेफड़ों में, और फेफड़ा को चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद फेफड़ा क्या हो जाएगा? खराब। समझ गए ना? तो 2.5 क्या दर्शा रहा है? प्रदूषक का आयाम। PM का समझ गए ना? पार्टिकुलर मैटर, यानी हवा में जो पार्टिकुलर मिला हुआ है उसका आकार बताता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, बहुत बढ़िया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बज एल्ड्रिन के साथ चंद्रमा की यात्रा करने वाला तीसरे यात्री। देखिए ये 3 फिगर आप देख रहे होंगे। ये है भाई साहब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है आपके बज एल्ड्रिन, सेकंड नंबर वाले बज एल्ड्रिन। 3 व्यक्ति टोटल गए थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। देखिए तो पहला जो चंद्र मिशन था अमेरिका के द्वारा भेजा गया। चंद्र मिशन पहला कब गया है? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 किस देश की सहायता से? हाँ, अमेरिका भेजा था। ठीक है ना? इसमें 3 व्यक्ति गए थे। पहले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे बज एल्ड्रिन, और तीसरे यात्री कौन थे? तो तीसरे यात्री थे माइकल कॉलिंस। कौन थे? माइकल कॉलिंस। देखिए पहले हैं आपके फर्स्ट नंबर पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे हैं बज एल्ड्रिन, और ये तीसरे व्यक्ति हैं कौन? माइकल कॉलिंस। तो देखिए सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे व्यक्ति कौन बने थे? बज एल्ड्रिन। और ये जो थे ना, ये कमान संभाल रहे थे चंद्रयान जो था मिशन। अब देखिए सवाल होगा कि चंद्रयान जो पहला मिशन भेजा गया था, चंद्र मिशन, वो किस रॉकेट से या किस रॉकेट से भेजा गया था? तो अपोलो 11 के द्वारा। किसके द्वारा? अपोलो 11। ये ध्यान रखना है, अपोलो 11 के द्वारा यह मिशन भेजा गया था 20 जुलाई 1969। 3 व्यक्ति कौन कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। ये कमान संभाल रहे थे सेंटर पर बैठ करके, और ये दोनों चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। तो पहले उतरने का गौरव प्राप्त हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, और दूसरा कौन है? बज एल्ड्रिन। कोई दिक्कत? चलिए 3 व्यक्ति याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। अगला सवाल, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? देखिए उपग्रह तो मानव निर्मित भी है। चलिए हाँ, तो सबसे बड़ा है गैनीमेड। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है ना? यूरोप है, वो यूरोप नहीं, यूरोपा है। यूरोपा भी किसका है? बृहस्पति का। इस सबसे देखिए
ये पहला स्थान पर गनीमेड है, दूसरा स्थान पर कौन है? टाइटन। यूरोपा है छठा पे, सबसे बड़ा उपग्रह में छठे लिस्ट पर कौन है? यूरोपा। और चांद जो है तो पृथ्वी का है। हाँ, पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चांद। देखिए चारों का डिटेल हो गया, यूरोपा बृहस्पति का, टाइटन, सॉरी टाइटन छूटा हुआ, इस शनि का है, टाइटन शनि का। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, पहला है बृहस्पति का गनीमेड, फिर आपका चांद हो गया पृथ्वी का। यही है हमारा सोलर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ें, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में एटीपी का पूरा नाम। एटीपी, चलिए सवाल जवाब दें इसका। हाँ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम लोग कोई भी भोजन करते हैं ना तो ऊर्जा जो संचित होती है किस पर? एटीपी पर, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। तो सवाल यही था, प्रकाश संश्लेषण होगा तो पेड़ पौधे में ऊर्जा बनेगी। हम लोग भोजन करते हैं तो अब सवाल है कि भोजन में ज्यादा ऊर्जा मिलेगा कि श्वसन में? हाँ, जब भोजन कर लेते हैं और श्वसन की क्रिया जब करते हैं तो भोजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? श्वसन की क्रिया के द्वारा उसे तोड़ा जाता है, तब कोशिका को क्या मिलता है? एनर्जी, ऊर्जा। और किस अंग के द्वारा मिलता है कोशिका के? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या लाइट हाउस भी कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है। समझ गए? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए एटीपी का पूरा रूप हो गया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे प्रश्न लेते हैं। अरे भाई साहब आगे बढ़िए, चले गए 2 गो। अच्छा प्रभु पीछे आइए। 2 आइसोटोप में क्या है समानता? चलिए, नहीं नहीं, आइसोटोप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक हो गया हिंदी नाम। अब देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। अब समस्थानिक का मतलब समझ लीजिए, एक कक्षा है ओकरा में 100 गो विद्यार्थी ने टेस्ट दिया, तो कभी कभी होता है ना कि 5 विद्यार्थियों का एक ही नंबर आ जाए, एक ही स्थान प्राप्त हो गया, यानी प्रथम रैंक लाने वाले कितने व्यक्ति हो गए? 5। ऐसा नहीं कि उनको 1 2 3 4 5 किया जाएगा, सबका नंबर सेम है तो पांचों को एक ही क्रमांक में रखा जाएगा, फर्स्ट डिवीजन में। कहाँ रखा जाएगा? फर्स्ट डिवीजन में, सेम है। तो इसी को कहेंगे आइसोटोप, यानी जिनका स्थान क्या हो? बराबर हो, उसको समस्थानिक के आइसोटोप इंग्लिश में कहते हैं। तो स्थान कब बराबर होगा? जब हमारा रोल नंबर या नंबर बराबर होगा। तो कौन सा नंबर बराबर होगा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक अगर बराबर हो जाए, 2 एलिमेंट का परमाणु क्रमांक अगर बराबर हो गया तो दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप। क्या हो जाएंगे? आइसोटोप। देखिए एक है समभारिक, समभारिक, समभारिक को कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। इसमें क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान जो है एक हो जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान अगर समान है तो हो जाएगा आइसोबार या समभारिक। परमाणु क्रमांक समान है तो आइसोटोप या समस्थानिक। जैसे देख लो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। अगर मान के चले, अगर हम लिख दें इसको इस तरह से, तो बताएं आप लोग कि ये समस्थानिक है या समभारिक? एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए परमाणु क्रमांक दोनों का देखिए नीचे होता है परमाणु क्रमांक, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। जेड हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और बाबू जेड बराबर पी बराबर क्या होता है? ई, यानी जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। चलिए तो देखिए दोनों में परमाणु क्रमांक समान है, तो दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप, यानी समस्थानिक। दोनों का स्थान बराबर रख गया। लेकिन अगर सपोज कीजिए ऐसे होता नहीं है, लेकिन मान के चले एगो को हम बना दिए 20 और एक को कर दिए 21 और यहाँ भी 40-40 कर दिए, तब ये क्या हो जाएंगे? देखिए परमाणु क्रमांक अलग हो गया लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक हो गया। तो इस स्थिति में इसको क्या कहा जाएगा? समभारिक या आइसोबार। भार न बराबर हो गया तो क्या कहेंगे? आइसोबार। तो आइसोटोप में क्या समान होते हैं? कोई दिक्कत है? दोनों क्लियर हो गया?
फिर एक आता है सम न्यूट्रॉनिक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान हो जाए तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या समान तो सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। अगर परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक यानी आइसोटोप। परमाणु द्रव्यमान समान हो गया तो आइसोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वरुण ग्रह को दिया गया मूल नाम क्या है? वरुण ग्रह की खोज किसने की? जोहान गैले ने। वरुण ग्रह की खोज, हाँ जोहान, लिखाओ यार, जोहान गैले, जोहान गैले। और अरुण ग्रह की खोज, अरुण ग्रह की खोज, खोज किन्होंने की? विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल, याद रखना है इस चीज का। चलिए अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल और वरुण की खोज जोहान गैले। सवाल है यहां पे वरुण ग्रह को दिया गया मूल नाम क्या है? चलिए तो इसका मूल नाम है जॉर्गियम सीडस। क्या है? जॉर्गियम सीडस। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्गियम सीडस। आगे बढ़ते हैं। चलिए सूर्य की अनुमानित उम्र क्या है? देखिए है हमारा सूर्य। सूर्य देखिए, सूर्य में काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन, संलयन में क्या होते हैं कि छोटे छोटे कण मिलकर के बड़े कण का निर्माण करते हैं, और जब बड़े कण का निर्माण होगा तो ऊर्जा ज्यादा मुक्त होगी। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत दो ही है, हाइड्रोजन और हीलियम। दो गैसें हैं, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। इन दोनों के बीच में क्या होता है? संलयन अभिक्रिया होती है और संलयन के फलस्वरूप काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए सूर्य के जो ये टेम्परेचर पढ़े होंगे, ठीक है ना, कितना होता है? सतह का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, सतह का, ठीक है ना। लेकिन किनारों पर कितना? 27 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। समझ ले, हम लोग के बॉडी पर अगर 100 डिग्री गर्म किया हुआ पानी फेंक दिया जाए तो मांस का बढ़ जाए। अभी 27 लाख डिग्री सेल्सियस कोई जाने का है हिम्मत भी करेगा? यहाँ पे कोई भी वस्तु जाएगी वो वाष्प में बदल जाएगी, सीधा वाष्प। जलने का तो छोड़ दीजिए, अचानक से अगर पहुंचेगा तो सीधा भाप बन जाएगा। इसी सिद्धांत पर हमारा है हाइड्रोजन बम। कौन है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। किस पर? नाभिकीय संलयन पे। तो सवाल है यहाँ पे सूर्य की अनुमानित उम्र क्या है? हाँ 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। चलिए देखिए वेग में परिवर्तन क्या है। गाड़ी हम लोग चलाते हैं या बाइक चला रहे हो या कोई भी 4 व्हीलर चला रहे हो तो एक्सेलेरेट करते हैं। एक्सेलेरेटर जितना देते हैं गाड़ी हमारी क्या हो जाती है? तेज। यानी जो प्रारंभिक गति है और अंतिम गति है दोनों में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। देखिए प्रारंभिक वेग को हम लोग लिखते हैं u से। किससे? u से। अंतिम वेग को लिखते हैं किससे? v से। अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा? v। चलिए त्वरण को हम लोग लिखते हैं a से। तो a बराबर होता है v माइनस u बाई टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। चलिए त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर देखिए त्वरण अगर प्लस में जा रहा है तो क्या होगा? त्वरण प्लस में मान जा रहा है तो क्या हो जाएगा? जैसे a बराबर v माइनस यू का टी, अगर वैल्यू इसका क्या आ जाए? प्लस में, तो इसको कहेंगे त्वरण। लेकिन अगर इसका वैल्यू a बराबर v माइनस यू बटा टी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। ध्यान रखना है, प्लस में जाएगा तो त्वरण और माइनस में जाएगा तो मंदन।
एक्सीटर दे रहे हैं तो भाग रहा है गाड़ी, एक्सीटर कम करे गाड़ी धीमी हो रही है, तो गाड़ी धीमी हो रही है, या ब्रेक लगा रहे तो गाड़ी धीमी हो रही है, इसको क्या कहेंगे? मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। और गाड़ी तेज हो रही है तो इसको कहेंगे त्वरण। दोनों का यूनिट सेम है, प्लस वैल्यू है तो त्वरण, माइनस है तो मंदन। कोई दिक्कत? तो वेग में परिवर्तन की दर को कहेंगे त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डीएनए की आणविक संरचना किसके जैसी है? डीएनए की आणविक संरचना है डबल हेलिक्स है। देखो फिगर में दिख रहा है डबल हेलिक्स है ना, 3-5 का कंसेप्ट होता है, यहां 3 है तो यहां क्या होगा? 5 सेकंड पर अगर 5 है तो यहां क्या होगा? 3। और ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और, अरे यार पेन का क्या हो गया? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसका? डीएनए का। चलिए अच्छा, पूछेगा सवाल कि डीएनए को संश्लेषित करने वाले पहले वैज्ञानिक, संश्लेषित मतलब इसको खोलने का काम कौन किए थे? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, याद रहेगा? डीएनए को संश्लेषित करने वाले पहले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है वायु दाब को मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र। हाँ, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। देखिए यही बैरोमीटर है, ठीक है ना, यही बैरोमीटर है जो वायुमंडलीय प्रेशर को बताता है। फिर एक सवाल होता है बंद बर्तन में, बंद बर्तन में गैस का दाब, हाँ गैसों का दाब किससे? मैनोमीटर से। मैनोमीटर। जो हम लोग के यहाँ घर में सिलेंडर होता है उसमें क्या है? बर्तन है, बंद है, उसमें जो गैस है इसका प्रेशर किस यंत्र से मापा जाएगा? मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर। चलिए कंप्लीट, आगे बढ़ते। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न। चलिए, चंद्र को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में, यानी चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है तारों के सापेक्ष, उसे महीना, कौन सा महीना कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कर ले तो इस परिक्रमा को उस तारे के सापेक्ष क्या कहा जाएगा? नक्षत्र। क्या कहा जाएगा? नक्षत्र। चलिए अब सवाल है भारत में वर्तमान में कितनी पनडुब्बियां हैं? वर्तमान में 18 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 18। डाटा पुराना है। कितने हैं? 18, जिसमें से 2 गो परमाणु पनडुब्बी है अभी हमारे पास। तीसरा का इसी साल यानी 2025 में उसको क्या किया जाएगा? उतारा जाएगा, ठीक है ना। तो परमाणु पनडुब्बी कै गो है? पनडुब्बी कितने हैं? 2। कौन कौन है? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, विक्रांत कैरियर है। नहीं, नया भी विक्रांत बन चुका है तो कैरियर है। वो क्या करता है? जहाज को लेकर के जाता है समुद्र में बहुत दूर तक, वहां से फिर जहां, अब जैसे मान के चले फाइटर जेट उड़ता है तो बहुत तेल ईंधन लेता है ना, तो क्या किया गया? एक ही जहाज अभी जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, एक बार में शायद 24 गो या 26 गो एक साथ फाइटर जेट उस पर रख दिए जाते हैं, चल दिया समुद्र में, जा रहा है, बीच समुद्र में पहुंचा, वहां से इंजन स्टार्ट करेगा, वहां से उड़ान भरेगा, तो कम से कम उतना ईंधन तो बचा। समझ गए ना, उसको कैरियर बोला जाता है। चलिए, तो सवाल था पनडुब्बी कितने हैं परमाणु वाले? 2 गो। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात, ये 2 गो पनडुब्बी हमारे कैसे हैं? परमाणु बम से लैस हैं, समुद्र में डिप्लॉयड रहते हैं ये हमेशा। और ये 2 देखिए, कुछ पनडुब्बी के बारे में जानकारी कभी कभार दी जाती है, लेकिन ये परमाणु पनडुब्बी के बारे में कहां पे है समुद्र के अंदर पता किसी को नहीं है। तीसरा भी लॉन्च हो रहा है। अब ये बाबू कहीं ना कहीं पानी के अंदर बैठा होगा और परमाणु बम छोड़ निकालने की क्षमता है इसमें, यहां से भी लॉन्च कर दिया जाएगा परमाणु बम, समुद्र से भी कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो 2 गो परमाणु बम लेके चलते हैं पनडुब्बी। पहला है आईएनएस अरिहंत, दूसरा आईएनएस अरिघात। आईएनएस का मतलब हो गया इंडियन नेवल सर्विस, इंडियन नेवल सर्विस यानी भारतीय नौसेना सेवा। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत?
हाँ, तो 2 परमाणु पनडुब्बी अपने यहाँ है, तीसरा डिप्लॉयड होने वाला है। यही है पनडुब्बी, फिगर दिख रहा है, अभी चल रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है। जब स्थिति होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को अंदर कर लेगा। समझिए, पनडुब्बी जो चलता है वो किससे चलता है, डीजल इंजन से। याद रखेंगे, जितने भी लोड कैपेसिटी उठाने वाली गाड़ियां हैं जिस पर, हाँ, तो डीजल इंजन की क्षमता क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, लोड कैपेसिटी क्षमता बहुत अधिक होती है। और पेट्रोल गाड़ियों में स्पीड ज़्यादा होता है। देखिए, इसलिए फाइटर जेट उड़ाया जाता है पेट्रोल से, और जो कैरियर पानी में चल रहा है उसको ले जाने वाला वो चल रहा है डीजल से। हाँ, तो डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, C10 से। डीजल C10 से, और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन से। गड़बड़ हो रहा है। चलिए आगे बताइए, सितारों, ग्रहों और अंतरिक्ष का अध्ययन। ये तो आसान है, खगोल विज्ञान। क्या है, खगोल विज्ञान। इजी प्रश्न था, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। कब बना है इसरो की स्थापना, 1969। हाँ, जब अमेरिका चांद पर आदमी भेज दिया तो हम अभी इसरो की स्थापना कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, हाँ, चंद्रमा के शांति सागर में पहुंचने वाला पहला देश भारत है। ठीक है ना, आज इसरो काफी आगे बढ़ चुका है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ना, अंतरिक्ष में भारत की तरफ से 2 व्यक्ति गए हैं, अभी तक इतिहास है। कितने व्यक्ति गए हैं, 2। पहला गए हैं 1984 में राकेश शर्मा, यूएसएसआर के मतलब सहयोग से, यानी जो वर्तमान में रूस है, पहले यूएसएसआर था। जब इसका विघटन नहीं हुआ था 91 में, उससे पहले यूएसएसआर के नाम से जाना। तो वहां उस देश की सहायता से राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए। और दूसरे व्यक्ति जो भी हाल फिलहाल में गए हैं, ठीक है ना, बताएं उनका नाम। दूसरे व्यक्ति, पहले व्यक्ति कौन है, राकेश शर्मा। कब गए हैं, 1984 में। चलिए, और दूसरा है शुभांशु मिश्रा, शुभांशु शुक्ला, सॉरी मिश्रा बोल रहे, शुभांशु शुक्ला। ये 2025 में गए हैं। अभी यही लीड कर रहे हैं इस बार, जो अंतरिक्ष यान गया है ना, इसको लीड वही चलाने वाले वही हैं। कौन, शुभांशु शुक्ला। एयरफोर्स के हैं ये, भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, और यही लेकर के गए हैं। ठीक है ना, 4 सदस्यों को साथ वहाँ पर उतरे हैं। कहाँ, अंतरिक्ष स्टेशन पर। वहाँ 15-20 दिन रिसर्च करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, अंतरिक्ष स्टेशन होता है ना, वहाँ पे स्टेशन का ऐसा रेलवे स्टेशन टाइप का नहीं, अंतरिक्ष में ही सब वैसा मशीन लगा दिया गया है। यहाँ से कोई भी प्लेन जाती है तो उसका हैंगर बना, उसमें आकर डॉक हो जाता है। डॉक हो गया यानी फंस गया। और डॉक, देखिए, डॉक भी होता है ना, तो दोनों का स्पीड सेम होता है। स्पीड कम ज़्यादा रहेगा तो दोनों टकरा जाएगा। अब कोई भी वस्तु, ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु का स्पीड अगर सेम है तो आपको पता नहीं चलेगा दोनों घूम रहे हैं। 2 वस्तु का अगर स्पीड सेम है, ठीक है ना, और दोनों एक साथ घूम रहा है तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन चक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। दोनों स्थिर लगेगा। क्या लगेगा, स्थिर। लेकिन दोनों का स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर घंटा, पर सेकंड, हाँ पर घंटा होगा, नहीं पर सेकंड होगा, 2000 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से। और उसमें जाकर के क्या होना है, हल्का सा स्पीड कम करेगा, ये हल्का सा, और डॉक हो गया, जाकर के उसमें फंस गया। फंसेगा, बाकी अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे और वही में रहेंगे, काम करेंगे, फिर उसमें एंटर करेंगे, अनडॉक करेंगे, निकल लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, कैप्सूल होता है। कैप्सूल का मतलब खाने वाला कैप्सूल नहीं, कैप्सूल का शेप होता है नोकीदार। वही फिर लास्ट में पृथ्वी पर, क्योंकि रॉकेट जब उड़ता है ना, तो उसके क्या होते हैं, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद उसके जो फ्यूल टैंक है वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। केवल बच जाता है लास्ट में कैप्सूल। वही कैप्सूल जाकर डॉक होता है वहाँ पे। कैप्सूल निकलेगा, फिर वहाँ से फिर लोग समुद्र में कहीं ना कहीं उतर जाएंगे। चलिए आगे है सवाल, कितने भारतीय अब तक अंतरिक्ष में गए। लो, सवाल आ ही गया, 2 को अभी बता ही दिए। कितने, 2। एक राकेश शर्मा, दूसरा शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा जी कब गए, 1984। शुभांशु शुक्ला 2025। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इन्हें भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक है ना। चलिए, अब है सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह। चलिए, डीमोस। देखिए, 2 उपग्रह मंगल के हैं। चलिए, पहले तो उसका लिस्ट हम लिख देते हैं, ध्यान में रहेगा किसके किसके उपग्रह है नहीं है। बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। टोटल 8 गो ग्रह हो जाएंगे। एगो भाई साहब पहले प्लूटो थे, उनको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर। चलिए देखा जाए, बुध के 0, एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के भी एक भी नहीं है, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 79, शनि 82, अरुण 27, वरुण 14। ठीक है ना, यह है उपग्रहों की संख्या। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डीमोस। फेबोस और डीमोस किसके हैं? मंगल के। जिसमें सबसे छोटा अगर देखा जाए तो कौन है? डीमोस। पूछेगा डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का। मंगल के कितने बताया हमने? 2, फेबोस और डीमोस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा रोगों के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम? त्वचा विज्ञान है जी, ये तो है। हाँ, इसको कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। ए दाद खाग कोड है ना। हाँ, किसके कारण? कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। ए दाद खाग, जितना भी खाद खुजली दिनाए है ना, एक्जिमा, ये सब किसके द्वारा? कवक के द्वारा। चलो, कोई दिक्कत? नीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम? हाँ, आजादी रास्ता इंडिका है। क्या है बाबू? आजादी रास्ता इंडिका। कहीं नोट कर लो जी, बिल्कुल। नीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम? आजादी रास्ता इंडिका। आजादी रास्ता इंडिका। नहीं, नोट कर लीजिए। कल करो से आज करो, आज करो से अब ना, लेकिन इससे ध्यान भूल गया है कि आज करो से कल करो, कल करो से परसों। इतनी जल्दी क्या है बेटा, अभी जीना है बरसों। बहुत दिन माने कछुआ हो। 2025 देख रही है कि बहुत खतरनाक तरीके से गुजर रहा है। महाकुंभ में भगदड़ों देख ली, ठीक है ना, प्लेन क्रैश भी देख ली, आतंकवादी हमला भी देख ली, भारत का हमला भी देख ली। बहुत चीजें हो गया 2025 में। यहां मौत से किसकी आ रही है ना बाबू? हाँ, आज किसी और का तो कल किसी और की बारी है। चलो आगे लेते हैं प्रश्न। चलिए बताइए, किसके परमाणु में न्यूट्रॉन, किसने परमाणु में न्यूट्रॉन कण की खोज की थी? न्यूट्रॉन अभी बताए थोड़ी देर पहले। जेम्स चैडविक। कौन बाबू? जेम्स चैडविक। द गोपचंद कोड था, द गोपचंद, CHAN। TH से थॉमसन साहब, E से इलेक्ट्रॉन, G से गोल्डस्टीन, P से प्रोटॉन, CH से चैडविक, N से न्यूट्रॉन। लास्ट का जो लेटर है वो क्या है? कण है। क्या है बाबू? कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, इलेक्ट्रॉन खोज दिए कौन? थॉमसन। प्रोटॉन कौन खोजे? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन कौन खोजे? जेम्स चैडविक। तो सवाल आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किन्होंने? जेम्स चैडविक। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर, कर्नाटक में। हाँ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, कर्नाटक। फिर पूछेगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, 20 लखनऊ। 20 भी कहाँ है? लखनऊ में, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? देखिए, एक पौधा है, इसका पूरा भाग है। देखिए, पत्ती है, तना है, ये फूल है, ये पत्ती है, तना है, जड़ है। अब सवाल होगा कि इसमें से कौन सा अंग श्वसन करता है? अरे बाबू, सभी करते हैं। हाँ, लेकिन मूल रूप से पूछेगा, अगर मूल रूप से पूछेगा तो कौन करते हैं श्वसन? पत्तियां करती है। लेकिन सहायक सभी अंग हैं। पत्ती से भी श्वसन होता है, जड़ से भी श्वसन। अब सोचो कि पत्ती नहीं रहता है, पतझड़ आता है ना, तो पत्तियां गिर जाती है, लेकिन क्या पेड़ पौधा सूख जाता है? जीवित रहते हैं। आखिर कोई ना कोई अंग से श्वसन की क्रिया कर रहे हैं। सवाल एक चीज और बनेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। कोई भी जीव हो,
जब श्वसन करेगा, हाँ बिल्कुल, अरे कार्बन डाइऑक्साइड में कौन श्वसन करेगा? भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड की जो आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन का जरूरत तो हर समय है, चाहे वो तेलचट्टा हो, छिपकली हो, सांप हो, ठीक है ना, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, सबको श्वसन क्रिया में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। चलिए, राइजोम का एक भूमिगत संशोधन क्या है? नहीं, तना, जिसको हम लोग प्रकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंद। अरे आलू सब है ना, आलू हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है? प्रकंद है। तो राइजोम का एक भूमिगत संशोधन क्या है? तना। रूपांतरित रूप क्या है? तना। कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलिए, ये जो विकसित होगा तो क्या बन जाएगा बाबू? तना बनेगा। चलिए आगे, रिहा और थैथिस का नाम क्या है? यानी ये दोनों है क्या? रिया और थैथिस क्या है? तो ये दोनों उपग्रह हैं। किनके? शनि के। चंद्रमा मतलब उपग्रह होता है, चंद्रमा मतलब एगो चांद ही है नहीं है, चंद्रमा मतलब क्या होता है? उपग्रह। तो रिहा और थैथिस किसके उपग्रह हैं? शनि के। तो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक क्या है? शनि और चंद्रमा के। शनि के क्या है? दोनों चंद्रमा यानी उपग्रह हैं। अरे शनि के पढ़ी ना, काय गो? हे भगवान, फेबोस और डिमोस मंगल का है ना। चलिए, अब सवाल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कारणों का अभाव। ये देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डब्बा है ना, है। चलिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से या अभाव से कौन सा रोग? बेरी बेरी। चलिए, ए से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से प्रजनन क्षमता में कमी, और के से रक्त के थक्का जमने में कमी। कोई दिक्कत? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बेरी बेरी रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन से ग्रह का कोई वातावरण नहीं है? तो बुध का कोई अपना वातावरण नहीं है, इनका कोई भी वातावरण नहीं है। चलिए, शुक्र का है, मंगल का है। पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो वो मंगल पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नस फेफड़ों से दिल में? हाँ, अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पढ़ा जाए, ये वाइस स्टेप है नहीं, फेफड़ा यहाँ पे, चल लो, ये फेफड़ा समझ लो, अल्वेओली है इसमें। तो सवाल था कि कौन सा नस फेफड़ों से दिल में साफ, यानी यहां से साफ रक्त लेके कौन आता है? नहीं जी, बताइए कौन सा नस फेफड़ों से दिल में? तो फेफड़े की नस, गुर्दा, फेफड़े की नस, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुस शिरा। हाँ, फुफ्फुस, फुफ्फुस। देखिए, फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त आता है हृदय से, यानी सॉरी हृदय से कर, सॉरी, फेफड़ा नहीं, सुन लो मेरी बात। फुफ्फुस शिरा जो है, हार्ट में क्या होता है? फेफड़ा, पहले फेफड़ा का जो काम है, फेफड़ा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और रक्त में मिलाता है। तो यही रक्त में जब ऑक्सीजन मिल गया तो फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़ा से लेकर के कहाँ गया? हृदय में। कहाँ गया? हृदय में। क्लियर है ना? फिर धमनी के माध्यम से पूरे शरीर से बाहर निकलता है। कंप्लीट है? ऐसे तो नॉर्मल पढ़ते हैं हम लोग, शिरा में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। शिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध। लेकिन यहां पे एक चीज है, यहां पे फुफ्फुस शिरा है, तो यहां पे ध्यान देना, पल्मोनरी वेन जो होते हैं, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस शिरा में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। ये वाला कंसेप्ट नहीं। फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन में क्या होते हैं? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जो फेफड़ा से कहाँ आता है? हृदय में। फेफड़ा से दिल, हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर शिल्प और रॉकेट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु, तो रॉकेट में एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? जहाज जितने भी किसके बनते हैं? एल्युमिनियम। आगे है, जिस संयंत्र से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है वह एक क्या है? कोको मतलब कॉफी जो बनता है, और क्या बाबू? चॉकलेट। वो किससे? जड़ी बूटी से, कि झाड़ी से, कि छोटा पेड़ से, कि बड़ा पेड़ से? हाँ बिल्कुल, छोटे पेड़ से। इनकी हाइट
4 से 8 मीटर होती है। कितना? 4 से 8 मीटर। ज्यादातर जो कोक और चॉकलेट उत्पादन करने वाले जो छोटे वृक्ष हैं वो कहाँ होते हैं? अमेरिका में। देखिएगा, इसलिए नेस्ले कंपनी जो है, किटकैट, डेयरी मिल्क जो भी बनाते हैं, अमेरिकन कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका का। तो ये जो चॉकलेट और कोक प्राप्त होता है किससे? छोटे पेड़ से। इसकी हाइट कितनी है? 4 से 8 मीटर, लगभग 12 फीट से लेकर के 25-30 फीट तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम लिखा हुआ है। राइबोसोम का मुख्य क्रिया क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव में, कोशिकांग में पाया जाता है। कोशिकांग किसे कहेंगे? कोशिका के अंग को। उसी द्रव में क्या पाया जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम फटा तो पूरा सेल के लेके चला जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुब्बे। हाँ, लाइसोसोम, इसको क्या कहा गया है? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। चलिए, इसकी खोज डी डुब्बे। अब ऐसे याद रखेंगे कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी डुबाएंगे, तो डी डुब्बे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सिनेप्स और डेंड्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। देखो, सिनेप्स और डेंड्रिया जुड़े रहते हैं किसके साथ? तंत्रिका कोशिका के साथ। न्यूरो सेल्स के साथ जुड़े रहते हैं सिनेप्स और डेंड्रिया। किसके साथ? तंत्रिका कोशिका के साथ। आगे बढ़ते हैं। वह ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, मांसपेशी हड्डी जुटेगा तो टेंडन। अब देखो ऐसनो है, बड़ी जान गया लेकिन कौन पढ़ ले टेंडन, तो हिंदी नाम दे देते। तो इसको कहा जाता है कंडरा। याद रखेंगे, कंडरा। दे देगा कि मांसपेशियों का हड्डियों से जुड़ा, टेंडन हटा दिया, अब दे दिया कंडरा, स्नायु, दिमाग में घूम जाएगा। तो टेंडन को हिंदी नाम क्या है? कंडरा। अगर हड्डी से हड्डी जुटे, हड्डी से हड्डी, तो इसको कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। और लिगामेंट को हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं बाबू? स्नायु। याद रखिएगा, हिंदी नंबर जरूर। मांसपेशी जब हड्डी से जुटेगा तो टेंडन या इसको कंडरा बोलेंगे, और हड्डी से हड्डी का जुड़ाव लिगामेंट या स्नायु। लिगामेंट या स्नायु। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21, 78% नाइट्रोजन, 21 पृथ्वी के वायुमंडल में। नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78, और ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्द ब्रिनेल किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रिनेल का जो मैटर है वो कठोरता परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई वस्तु कितना कठोर है, ठीक है ना, उसको व्यक्त किया जाता है किसमें? ब्रिनेल में। किसमें? ब्रिनेल में। जैसे हम लोग प्रेशर को मापते हैं, दाब को पास्कल में, किसमें? पास्कल में। तो कठोरता परीक्षण के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ब्रिनेल। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन हो गया समाप्त। चलिए, ठीक है।